हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए फाइनल ईयर के जो है सेमेस्टर फिफ्थ। देखिए, ये सेमेस्टर फिफ्थ का जो है कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल एंड सिस्टम यूके एंड यूएसए। हमारा यूके जो था सिलेबस ख़त्म हुआ, अब हमारा जो है यूएसए पे हम आए हैं। यानी ये फिफ्थ सेमेस्टर का है, बीए फाइनल ईयर के बच्चे के जिनके उन्होंने पॉलिटिकल साइंस लिया है। आज जो हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर करेंगे ठीक है। ये हमारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ अमेरिका के विषय में होगा। अमेरिका के संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम अमेरिका के संविधान के विषय में जानेंगे कि वहाँ पर किस प्रकार के रूल रेगुलेशन अपनाए जाते हैं और अपने जो है अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करते हैं, और इसमें जो है पॉलिटिकल पार्टी की अपनी क्या विशेषता होती है। लेकिन ये सब करेंगे तब करेंगे जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आज जो हम करने जा रहे हैं कार्यपालिका, यानी जो है ये बीए फाइनल ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए है पॉलिटिकल साइंस का। इसमें जो है द एग्जीक्यूटिव पावर, प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, यानी कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के विषय में हम चर्चा करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कैसे होती है और उसका क्या रूल रेगुलेशन है। तो उसके बारे में जानने से पहले हम जानना चाहेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान आध्यात्मक जो शासन प्रणाली यानी प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की स्थापना करता है, और आध्यात्मक जो है शासन प्रणाली में कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति ही होता है, और राष्ट्र के कार्यपालिका शक्तियों की राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति इंग्लैंड के जो है महारानी की तरह नाम मात्र का शासक न होकर वास्तविक शासक होता है। यानी राष्ट्रपति देखा जाए तो अमेरिका में वास्तविक शासक होता है, लेकिन इंग्लैंड में महारानी जो होती है सिर्फ नाम मात्र का होता है। चाहे इंडिया में राष्ट्रपति जो होते हैं सिर्फ नाम मात्र के ही होते हैं, लेकिन अगर अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर नाम मात्र की नहीं है, वास्तविक सारी शक्तियाँ जो होता है राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति का पद विश्व का सबसे शक्तिशाली का प्रतिष्ठित पद है। इसमें जो है आग ने बात साफ शब्दों में कहा था कि अमेरिकन राष्ट्रपति दुनिया का सबसे बड़ा शासक होता है। यह कोई नाम मात्र मुखिया नहीं है, तो इसकी शक्तियां का वास्तविकता है, ठीक है। इसमें बहुत से साइंटिस्टों का यही विचारधारा है। चाहे हम सिडनी के नाम ले तो सिडनी ने अपने शब्द में यही बात बोला था कि यह संघीय अधिकार शक्ति का एक केंद्र तथा राष्ट्रीय एकता का चिन्ह बन गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी गुट के नेता होने के कारण जो है राष्ट्रपति के पद को एक नया विश्व संबंधी आचरण प्राप्त हुआ है। इसे इस पद का विश्व के हर भाग पर जो है प्रभाव पड़ा है। तो ये सब बातें इंपॉर्टेंट थी। अगर हम बात करें अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव विधि का, तो आपको ये बात जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अमेरिका में कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति होता है। यानी कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव पावर की जितनी भी कार्यप्रणाली होती है वो सारे के सारे राष्ट्रपति के पास निहित होती है, और राष्ट्रपति को सभी कार्यपालिका की शक्तियां सौंपी गई है। वह देश के वास्तविक शासक कहलाता है। मंत्रिमंडल को बनाने में राष्ट्रपति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वो किसी से विचार विमर्श के बिना भी अपना मंत्रिमंडल की जो है संरचना तैयार कर सकता है। जैसे भारत में जो है प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल की संरचना तैयार करता है, वो ऐसे ही राष्ट्रपति जो है अमेरिका में अपनी मंत्रिमंडल की जो है स्वतंत्र रूप से गठन करता है। मंत्रिमंडल की सलाह को मानना या न मानना राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, और राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए चुना जाता है। यानी देखा जाए तो भारत में 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन यही अमेरिका में देखा जाए तो 4 वर्ष के लिए राष्ट्रपति का जो है नामांकित की जाती है। अगर बात करें राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता, देखिए सबसे बात इनमें यहाँ पर यही आता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए।
तो कहते हैं संविधान के अनुच्छेद 2 और 1 के अगर अंतर्गत राष्ट्रपति के पद के लिए कुछ योग्यताएं निश्चित की गई है, जो यहाँ पर आपको दिखेगा कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो, यानी नेचुरल बॉर्न ऑफ सिटीजन होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक होना चाहिए, नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ योग्यता में आती है। दूसरी बात आता है उसकी आयु कम से कम जो है 35 वर्ष हो चुका हो, यानी आयु की जो अगर बात करें तो 35 वर्ष पूरे होना जरूरी है। वह कम से कम 14 वर्ष तक संयुक्त राज्य अमेरिका का निवासी हो, कम से कम 14 वर्ष तक निवासी होना अनिवार्य माना गया है। उसमें वह सभी योग्यताएं भी होनी चाहिए जो एक मतदाता के लिए आवश्यक होती है, यानी मतदाता की जितनी भी योग्यता है वो राष्ट्रपति के पास होना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यदि बात यहाँ पर करें उपराष्ट्रपति के लिए भी योग्यता निश्चित की गई है, क्योंकि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के त्याग पत्र देने पर जाने या महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर उपराष्ट्रपति ही जो है राष्ट्रपति का पद संभालता है। तो देखिए उपराष्ट्रपति का भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ आती है और आपके लिए जानना भी जरूरी है। कहते हैं राष्ट्रपति का वेतन तथा अन्य भत्ते किस प्रकार की होती है, यानी सैलरी एंड अलायंस क्या मिलती है। यहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति का विश्व का जो है सबसे शक्तिशाली चुना हुआ अधिकार है, वहाँ इनकी वेतन भी सबसे अधिक ही होती है। इनका वेतन तथा भत्ते इसकी अवधि के आरंभ से ही निश्चित कर दिए जाते हैं और बाद में उन्हें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम पद अवधि की बात करें, टर्म ऑफ द ऑफिस, तो कहते हैं फिलाडेल्फिया सम्मेलन में जब राष्ट्रपति पद का काल का विशेष विचार विमर्श आरंभ हुआ तो इस संबंध में 3 राय दी गई थी। यानी आपको पता ही है कि इसका जो निर्माण हुआ संविधान का फिलाडेल्फिया सम्मेलन में ही हुआ था। राष्ट्रपति के भी सारे कार्य यहीं पे निश्चित किया गया था। इसमें हेर्मिस्टन ने जीवन काल का सुझाव दिया। किसी ने यह सुझाव दिया कि वह जब चाहे अथवा ठीक कार्य करे तब तक अपने पद पर कायम रह सकता है, परंतु अधिकांश प्रतिनिधियों का यह विचार था कि इसकी निश्चित अवधि हो। एक समय तो लगभग यह निर्णय हो चुका था कि राष्ट्रपति 7 वर्ष के लिए चुना जाए, परंतु पुण्य चुनाव न लड़े। परंतु अंतिम रूप में उसकी अवधि 4 वर्ष कर दी गई और पुण्य चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं लगाई गई। तो ये बाद में फैसला आई, लेकिन कहते हैं जॉर्ज वाशिंगटन जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे ने तीसरी बार चुनाव लड़ना अस्वीकार कर दिया और इस प्रकार लगातार 2 बार से अधिक राष्ट्रपति न बनने का परामर्श स्थापित हो गया। जेफरसन ने भी ऐसे ही किया, परंतु जो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 4 बार राष्ट्रपति बनकर इस प्रथा को तोड़ दिया। और उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जिस कारण उस समय किसी नए व्यक्ति को राष्ट्रपति चुनना उचित नहीं समझा गया। परंतु युद्ध के पश्चात जनमत के इसका विरोध हुआ, यानी जनमत ने इसका विरोध कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप 1947 में कांग्रेस ने इस संवैधानिक संशोधन का सुझाव दिया कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति न बन सकता है। यदि कोई व्यक्ति अवधि के मध्य किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर या किसी कारण से पद त्याग देने पर राष्ट्रपति बने और 2 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति रहे तो वह केवल 1 बार ही पुण्य चुनाव लड़ सकता है। और इसका अर्थ यह हुआ कि एक व्यक्ति अधिक से अधिक केवल पूरे 10 वर्ष राष्ट्रपति पद पर रह सकता है। कहते हैं 1951 ईस्वी में इस संशोधन को राज्य की आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हो गई और संविधान में इसे 22वें संशोधन के रूप में सम्मिलित भी किया गया। यह निश्चित हो गया कि एक व्यक्ति अवधि के मध्य किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर या किसी और कारण से पद त्याग देने पर राष्ट्रपति बने और 2 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति रहे तो वह केवल 1 बार ही पुण्य चुनाव लड़ सकता है। इसका अर्थ हुआ कि एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 वर्ष राष्ट्रपति पद पर रह सकता है। राष्ट्रपति कैनेडो की हत्या होने पर जो है 23 नवंबर 1963 को उपराष्ट्रपति जॉनसन ने राष्ट्रपति पद का भार संभाला था और 22 जनवरी 1965 तब तक अवधि समाप्त हुई तो उन्होंने कुल 14 महीने राष्ट्रपति पद का काम किया, अर्थात 2 वर्ष से कम। इसलिए यदि वह चाहते तो 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। तो आपने यहाँ पर समझ लिया होगा कि पदावधि जो होती है टर्म ऑफ ऑफिस कैसी होती है कि मान लीजिए कोई अगर 2 साल से कम रहा है, लेकिन किस कंडीशन में, या तो मृत्यु हो गया हो या अभियोग द्वारा हटा दिया गया राष्ट्रपति। अगर मान लीजिए वो 24 महीने से अगर
कहते हैं अगर 22 महीने या 23 महीने भी राष्ट्रपति पद पर रहा हो तो वो 2 बार चुनाव लड़ने के लिए अप्लीकेबल हो जाता है। अगर मान लीजिए उसने अगर 24 वर्ष से 25 वर्ष तक किया, यानी 24 वर्ष तक 2 साल तक कर लिया है कंप्लीट, तो सिर्फ एक बार ही चुनाव लड़ने के लिए बाध्य होगा। तो इसमें क्लियरिटी आ जाती है कि अगर बंदा अगर 2 साल से कम अगर हो जाता है, कम आ जाता है, तो उसका मतलब है कि 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए वो अपना जो है चुनाव लड़ सकता है। यानी देखा जाए तो टोटल 4-4 वर्ष की होती है, तो यानी 10 जो है पूरा इसका 10 साल अवधि रखा गया है राष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत होना। यानी 10 साल तक कोई भी व्यक्ति जो है अमेरिका के राष्ट्रपति पद पे रह सकता है। ये बहुत ही अच्छा प्रावधान बनाया गया है। आगे है उत्तराधिकारी। यदि बात करें हम उत्तराधिकारी की यानी सक्सेशन की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष के लिए निश्चित किया गया है और इसके लिए निर्वाचन हर लीप वर्ष में ही होती है। यदि राष्ट्रपति पद किसी कारण मृत्यु, त्याग पत्र या पदच्युत या उत्तरदायित्व निभाने के अयोग्य के कारण खाली हो जाए तो नए राष्ट्रपति का जो है नया चुनाव उसी समय नहीं किया जाता है। वह निर्वाचन तो लिपि वर्ष में ही होगा जब तक राष्ट्रपति पद कोई और संभालेगा। यह संविधान द्वारा निश्चित कर दिया गया है कि उपराष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभाल लेगा। इसी को उत्तराधिकारी कहते हैं। संविधान में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा या केवल जो है स्थापन राष्ट्रपति यानी एक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेगा। कहते 1841 में जब उपराष्ट्रपति जॉन टायलर्स के सामने यह समस्या आई तो उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ उठा ली और राष्ट्रपति की सारी शक्तियां ग्रहण कर ली। इसे एक प्रथा का निर्माण हो गया, तभी से इसकी जो है संवैधानिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। किंतु यदि राष्ट्रपति बीमार या अन्य जो है अल्पकालिक अयोग्यता के कारण अलग हो जाता है तो जो है उपराष्ट्रपति केवल स्थानांतरण राष्ट्रपति के पद के रूप में ही कार्य करेगा, यानी सिर्फ उसका हाथ बढ़ाएगा और राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं करेगा। इस धारणा की पुष्टि जो है 20वें संशोधन की भाषा से ही होती है। संविधान में स्पष्ट नहीं किया गया है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही किसी कारण अपने पदों पर न रहे तो कौन सा जो है अधिकारी राष्ट्रपति पद संभालेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का कांग्रेस ने जो 1886 के कानून द्वारा उत्तराधिकारी की एक लड़ी तैयार कर ली थी। 1946 में ये अन्य कानून द्वारा इस क्रम को तब्दीली कर दी गई और उपराष्ट्रपति के पश्चात क्रमानुसार 14 अधिकारियों की लड़ी में से जो अधिकारी पद को संभालेगा उनमें पहले 2 इस प्रकार हैं। पहला तो उनको बनाया जाएगा जो प्रतिनिधित्व सदन के अध्यक्ष होंगे, यानी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। दूसरा होगा सीनेट के अल्पकालिक अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट प्रो टेम्प ऑफ द सेनेट। तो कहते हैं अगर वैसे देखा जाए तो 25वें संशोधन के पश्चात यह संभालना बहुत कम हो गया कि समय पर कोई उपराष्ट्रपति न हो तो उस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के अधिकार दे दिया गया है। जब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो राष्ट्रपति उस पद के लिए किसी व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है, पर उसकी नियुक्ति कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा बहुमत से अनुमति दिए जाने पर ही होगा। तो ये जो बात थी वो जो है कांग्रेस के दोनों सदनों के ऊपर डिपेंडेबल कर दी गई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रह गई। यदि बात करें अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव का तो ये भी थोड़ा सा विचित्र ही देखा जाता है। अगर हम देखें तो फिलाडेल्फिया के सम्मेलन में इस विषय पर बहुत विवाद भी हुआ था कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किस प्रणाली को अपनाया जाए। कई प्रतिनिधियों ने यह सुझाव दिया कि राष्ट्रपति का चुनाव नागरिक के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में किया जाए, परंतु बहुमत इस विधि के विरुद्ध था क्योंकि उसे भड़कीले भाषण करने वाले साधारण जनता की भावनाओं को उत्तेजित करके किसी गलत व्यक्ति को जो है चुनाव करवा सकते हैं। तो यानी भड़काऊ भाषण से तो हो जाता है कि कभी कभी नागरिक भी जो है बहक जाते हैं। संविधान निर्माता राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक शांतिमय वातावरण रखना चाहते थे जहां राष्ट्रपति गुणों के आधार पर चुना जाए। कई प्रतिनिधियों को यह सुझाव दिया गया कि राष्ट्रपति कांग्रेस के द्वारा चुना जाए, परंतु यह सुझाव भी रद्द करना पड़ा क्योंकि एक तो यह शक्तियों की पृथक्करण के सिद्धांतों को उल्लंघन करता था और दूसरी कांग्रेस द्वारा जो है चुना हुआ राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं हो सकता था। अंत में सम्मेलन में यह स्वीकार किया कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाए। अब बात यहां पर आती है कि राष्ट्रपति चुनाव की विधि इस प्रकार है। कैसे है तो यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है।
अब हमारे लिए जानना बहुत रोचक होगा कि राष्ट्रपति की चुनाव विधि किस प्रकार होती है। कहते हैं राष्ट्रपति का चुनाव एक चुनाव मंडल इलेक्टोरल कॉलेजेस के द्वारा होता है, जिसमें उतने ही सदस्य होते हैं जितने कि कांग्रेस के दोनों सदनों में। चुनाव मंडल के सदस्यों का जो है चुनाव लीफ वर्ष के नवंबर के पहले सोमवार के पश्चात मंगलवार को होता है। एक राज्य को उतनी प्रधान नागी चुनावकार चुनने का अधिकार है जितने उस समय राज्य में से सीनेट तथा प्रतिनिधि सदन के कुल सदस्य चुने जाते हैं। इस प्रकार यदि एक राज्य में 2 सीनेटर और 6 प्रतिनिधि सदस्य चुनता है तो उसे 8 प्रधान चुनावकार चुनने का अधिकार होगा। पहले ये सदस्य राज्य के विधान मंडलों के द्वारा चुने जाते थे, परंतु अब जनता के द्वारा जो है प्रत्यक्ष रूप से चुने जाने लग गए हैं। चुनाव मंडल के सदस्य जो है दिसंबर के दूसरे बुधवार को पश्चात पहले सोमवार को अपनी राजधानी में इकट्ठे होते हैं और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मत डालते हैं। निर्वाचकों को वोट डालते समय यह देखना पड़ता है कि वह ऐसे 2 व्यक्तियों के पक्ष में अपना वोट नहीं डाल सकते हैं जो एक ही राज्य के निवासी हो। वह वोटें फिर सीनेट के अध्यक्ष को भेज दी जाती है, जो दोनों सदनों के सदस्यों की उपस्थिति में इसकी गणना करता है। जो उम्मीदवार समस्त बहुमत ले जाए वह राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। यदि चुनाव में कोई भी उम्मीदवार कुल जो है पेड़ वोटों की स्पष्ट बहुसंख्या प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, फिर राष्ट्रपति का चुनाव प्रतिनिधि सदन के सदस्य करते हैं। तो ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि बात यहाँ पर करें कि यहाँ जो होता है सारे चीज़ जो है प्रतिनिधियों के सदन के सदस्य व्यक्तिगत रूप से जो है मतदाता नहीं करते हैं, तो राज्य के आधार पर एक राज्य को 1 वोट प्राप्त होती है। प्रतिनिधि सदन के सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले 3 उम्मीदवारों में से एक को राष्ट्रपति चुनता है। उपराष्ट्रपति के पद के लिए ऐसी दशा में अधिक वोट प्राप्त करने वाले 2 व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति को सीनेट द्वारा उस राष्ट्रपति चुन लिया जाता है और सीनेट के प्रत्येक सदस्य को 1 वोट डालने का अधिकार होता है। यदि प्रतिनिधि सदन भी किसी एक व्यक्ति को बहुमत से राष्ट्रपति न चुन सके तो 4 मार्च को पश्चात उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के पद का अधिकारी बन जाता है। यह विधि है जिसके आधार पर अमेरिका के संविधान बनाने वाले राष्ट्रपति का चुनाव करना चाहते हैं। उन्होंने यह अपरोक्ष विधि इसलिए अपनाई कि राष्ट्रपति के चुनाव में भावनात्मक आवेशों आदि के तत्व न आए, परंतु लास्की के शब्दों में संविधान बनाने वाले विशेष रूप से राष्ट्रपति को चुनने के लिए अपनाए गए ढंग पर मान करते थे, किंतु उनकी आशाओं में और अधिक किसी के संबंध में ही उन्हें इतनी निराशा नहीं हुई। तो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट था। कहते हैं द फाउंडर ऑफ द Constitutional were especially proud of the method they adopted to the closing of president, and the none of their expectation has been to the morally discussed to the disappointed। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात था। अब बात करते हैं हम चुनाव का वास्तविक रूप। तो इसमें चुनाव के वास्तविक रूप का यही बात आता है द प्रोसीजर ऑफ द इलेक्शन एज द वर्क। राष्ट्रपति चुनाव में संबंधी विधि जिसके हमने ऊपर वर्णन भी किया जाना भी वास्तव में नहीं है। इसमें कोई महान परिवर्तन नहीं किए गए, परंतु इस विधि को जो है संबंधित कुछ ऐसे परंपराएं ने जन्म लिया है जिन्होंने इस विधि के सार को ही परिवर्तित कर दिया है। अब राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से नहीं होता है, तो इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नागरिक करते हैं। यानी कहते हैं सब कुछ बदल दिया गया है। बात करें अगर हम सन जो है 1800 ईस्वी में जब राजनीतिक दलों का जन्म हो गया तो राष्ट्रपति के चुनाव विधि बिल्कुल ही बदल गई। राष्ट्रपति के चुनाव मंडल के सदस्य निसंदेह अब भी लोगों द्वारा चुने जाते थे और इस दल द्वारा खंड किए गए राष्ट्रपति के पद को उम्मीदवार को वोट डालने के लिए शपथबद्ध होते हैं। और इस प्रकार राष्ट्रपति के चुनावकार तो केवल मशीनी व्यक्ति होते हैं जिनका कोई कार्य नहीं होता है। नागरिक किसी भी प्रधान नागी चुनावकार को इससे वोट नहीं देते हैं कि वह उनकी प्रतिनिधित्व हो, अतुल उसे पार्टी लेवल को वोट डालते हैं जिस पार्टी ने उसे खड़ा किया है। इस प्रकार अब चुनाव अप्रत्यक्ष नहीं रहा, अतुल ये जो है प्रत्यक्ष बन गया है। इसमें जो प्रोफेसर लास्की ने साफ शब्दों में कहा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की स्थिति केवल कठपुतलियों के समान हो गई है। उनका काम केवल यह रह गया है कि उनके दल ने राष्ट्रपति के पद के लिए जिस उम्मीदवार को खड़ा किया है उसका पक्ष अपना मत डाल दें। यानी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हैज़ बी बिकम ऑटोमेटिक द मेयर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ देयर पार्टी चूज ऑफ द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट।
यानी कहा जा सकता है कि इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति का चुनाव अब गंभीर वातावरण में नहीं होता है जैसे कि संविधान बनाने वाले चाहते थे। अब तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव संयुक्त राज्य अमेरिका में एक महान घटना सिर्फ बन के रह गई है। यदि बात करें राष्ट्रपति चुनाव की अवस्थाओं की, द स्टेज ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, अमेरिकन राष्ट्रपति को इस 5 भागों में बांट सकते हैं। उम्मीदवार का चुनाव, चुनाव प्रचार, राष्ट्रपति के चुनाव मंडल का चुनाव, वोटों की गणना और नए राष्ट्रपति पद का संभालना, ये सारी बातें इसके अंतर्गत आता है। इसमें सबसे पहली बात आती है कि उम्मीदवार का चुनाव यानी नॉमिनेशन ऑफ द पार्टी कैंडिडेट। कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के 2 बड़े राजनीतिक दल हैं, रिपब्लिकन और जो है डेमोक्रेटिक। 2 तरह के पार्टी होते हैं, दोस्तों याद रखना, ये बहुत जरूरी है। रिपब्लिकेशन एंड द डेमोक्रेटिक अपने राष्ट्रीय सम्मेलन करके अपना जो उम्मीदवार निश्चित करते हैं और इससे जो है राष्ट्रीय सम्मेलन में हर राज्य में प्रतिनिधि आते हैं और उनका चुनाव राज्य के सम्मेलन अथवा जो है प्रधानगी प्राइमरिया एंड प्रेसिडेंशियल प्राइमरीज करती है। ये प्रतिनिधि जितनी गणना 3000 से लेकर 4000 तक होती है और एक बड़े जो है सामियानों या हॉल में बैठते हैं जिसमें शोर मचा रहता है, झंडे झंडियों और बैंड बजाओं के स्वर से हर तरफ जो है रौनक लगी रहती है। कई बार तो हाथापाई भी हो जाती है। तो यह स्पष्ट है कि ऐसे वातावरण में उम्मीदवार का चुनाव शांत मन से नहीं हो सकता है। वास्तव में उम्मीदवारों का चुनाव बड़े हॉल से दूर दल के बड़े नेता कर रहे होते हैं। नामांकित उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक है कि वह सम्मेलन का स्पष्ट बहुमत प्राप्त करे। यदि पहले मतदान में कोई उम्मीदवार स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं करता तो फिर मतदान होगा और वह तब तक चलता रहेगा जब तक कोई उम्मीदवार स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर लेता। अंत 1912 में डेमोक्रेटिक दल के अपने उम्मीदवार विल्सन को 5 दिनों के पश्चात जो है 46 मतदान पर चुनाव हुआ था। तो ये भी बहुत बड़ी विडंबना है और बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर आज खड़ी हुई है। उसके पश्चात है चुनाव प्रचार, द इलेक्शंस इज अ कैंपस कैसे लगाई जाती है। तो राजनीतिक पार्टी अपना अपना उम्मीदवार चुन लेते हैं तो इसके पश्चात राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए प्रचार शुरू होता है। कहते हैं प्रत्येक पार्टी प्रचार युद्ध जीतने के लिए हर शहर में अपने जो है दफ्तर खोलती है। पार्टी के चुनाव कार्यक्रम को छाप कर जो है उम्मीदवारों की जो है जीवनियाँ बनाकर हर मतदाताओं को पहुँचाने का यत्न किया जाता है। पार्टी को जो है कार्यकर्ता घर घर जाकर मित्रों के द्वारा पार्टी देकर और रेडियो और टेलीविजनों के द्वारा अपने अपने उम्मीदवार का प्रचार करते हैं। उन दिनों डाक का बड़ा भाग चुनाव संबंधी सामग्री होती है। राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार देश के तूफानी दौर करते हैं। स्थान स्थान पर अपनी जो है मोटरों की छतों पर खड़े होकर ये प्रचार करते हैं और रेलवे प्लेटफॉर्मों पर नागरिकों को भाषण देते हैं। अब इस प्रचार के अंत में दोनों उम्मीदवार को टेलीविजन के सामने अपने अपने विचार प्रकट करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है और दोनों उम्मीदवारों में एक खुली बहस भी होती है ताकि नागरिक उनकी योग्यता, व्यक्तित्व और विचारों के आधार पर निर्णय कर सके। तो ये सारी बातें इसके अंतर्गत आता है। उसके पश्चात यहाँ पर आता है चुनाव मंडल का चुनाव, यानी चुनाव मंडल का चुनाव कैसे होता है। इलेक्शन ऑफ द इलेक्टर, राष्ट्रपति का चुनाव निर्णायक मंडल के द्वारा किया जाता है। जिसमें वर्ष राष्ट्रपति का चुनाव होता है उस वर्ष जो है नवंबर के पहले सोमवार के पश्चात मंगलवार को चुनाव मंडल के सदस्य का चुनाव किया जाता है। 1996 ईस्वी में चुनाव में निर्वाचन मंडल के सदस्यों की कुल संख्या 538 यानी 538 थी और जो है 435 प्रतिनिधि सदन के बराबर और 10 सीनेट के बराबर तथा 3 सदस्य कोलंबिया के जिले से थे। 23वें संशोधन द्वारा जो है कोलंबिया के जिले के 3 निर्वाचक राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भेजने का अधिकार दिया गया था और इसे हर 18 वर्ष जो है नागरिक मत का अधिकार प्रयोग करता है, यानी 18 वर्ष का नागरिक जो है मत का अपना अधिकार प्रयोग कर सकता है। राज्य इन चुनावकारों का चुनाव व्यक्तिगत रूप से नहीं करते हैं, अतुल जो है सूची प्रणाली के आधार अनुसार एक समूह के रूप में करते हैं। वोट किसी उम्मीदवार को नहीं दिया जाता है, अतुल पार्टी को दी हुई सूची के समर्थन में डाला जाता है। सैद्धांतिक रूप से जो वोटर निर्वाचन मंडल के सदस्य का जो है चुनाव करते हैं, परंतु सत्य यह है कि सीधे राष्ट्रपति का चुनाव कर रहे होते हैं क्योंकि यह पहले ही स्पष्ट होता है कि कौन सा जो है चुनाव कार्य किस पार्टी के नामांकित उम्मीदवार के दल से संबंधित है और इस कारण ये चुनाव कार्य एक जो है रिकॉर्डिंग मशीन बनकर रह गए हैं। इस प्रकार जब चुनावकारों का चुनाव हो जाता है तो उस समय ये स्पष्ट हो जाती है कि कौन सा उम्मीदवार राष्ट्रपति के पद के लिए और कौन सा जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है। निसंदेह राष्ट्रपति का चुनाव इस चुनाव के 5 सप्ताह बाद में होता है। तो ये बहुत काफ़ी विचित्र है।
यदि करें बात हम वोटों की गणना की तो वो भी थोड़ा सा ही उसी प्रकार है। राष्ट्रपति के चुनाव मंडल के मतदान के पूर्व ही यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रपति कौन बनेगा, परंतु संवैधानिक विधि के पुण्य करने के लिए चुनाव मंडल के सदस्य दिसंबर के दूसरे बुधवार को अपने अपने राज्य की राजधानी में बैठकर वोट डालते हैं। वो वोटें संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी को दी जाती है। वहाँ सीनेट का अध्यक्ष सीनेट के सदस्य का प्रतिनिधित्व सदन के सदस्यों की उपस्थिति में गिनते हैं। राष्ट्रपति के चुने जाने के लिए आवश्यक है कोई उम्मीदवार स्पष्ट बहुमत प्राप्त करे। यदि ऐसा होता है तो उम्मीदवार में से 3 ऐसे उम्मीदवार जिन्हें अधिक मत मिले होते हैं प्रतिनिधित्व सदन राष्ट्रपति चुनता है। राष्ट्रपति का चुनाव करते समय प्रतिनिधि सदन में 2/3 राज्य के प्रतिनिधियों का होना आवश्यक है, अर्थात 50 राज्यों में से कम 33 राज्य के प्रतिनिधि सदन में अवश्य उपस्थित होने चाहिए। जब प्रतिनिधि सदन चुनाव करता है तब प्रत्येक सदस्य का एक वोट न डालकर एक राज्य एक वोट डालता है। जीतने के लिए 26 राज्यों का मत मिलना अनिवार्य है। यदि विधि 3 बार अपनाई गई है, उदाहरण के लिए अगर 1824 में प्रतिनिधि सदन के राष्ट्रपति का चुनाव करना पड़ा, प्रतिनिधि सदन के जन क्वाल्टर एडम्स को राष्ट्रपति चुना। यदि राष्ट्रपति के चुनावकार उपराष्ट्रपति के पद जितने सबसे अधिक वोट लिए किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं देते हैं, तब वो सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले 2 उम्मीदवारों में से एक से सीनेट के सदस्य उपराष्ट्रपति चुनेंगे। प्रत्येक सदस्य की एक वोट होगी। यदि इसी विधि से केवल एक बार 1837 में उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, इसी बेस पे तो कहते हैं 1976 ईस्वी में डेमोक्रेटिक्स पार्टी के उम्मीदवार जिम्मी कार्टर ने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार फ्रेड को हराया और कार्टर ने 23 तथा फ्रेड को 27 राज्य का समर्थन प्राप्त हुआ। कार्टर को न्यूयॉर्क, टेक्सास तथा ओरेगन जैसे बड़े बड़े राज्य का समर्थन प्राप्त हुआ। कार्टर को निर्वाचक मंडल के कुल 539 मतों में से 297 मत मिले, जबकि फ्रेड को 241 मत ही तरफ प्राप्त हुआ। और 1980 में चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार जो रीगन्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिम्मी कार्टर को बुरी तरह से हराया। पद पर रहते हुए हराने वाले कार्टर डेमोक्रेटिक पार्टी के पहले उम्मीदवार थे। रीगन को निर्वाचन मंडल में 538 मतों में से 489 मत मिले, जबकि जिम्मी कार्टर को केवल 49 मत ही प्राप्त हुआ। अब कहते हैं 1984 की बात करें तो चुनाव में राष्ट्रपति रीगन्स ने डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार वॉल्टर एफ मैंडल्स को हराया और राष्ट्रपति रीगन्स के निर्वाचन मंडल के 538 मतों में से 525 मत मिले, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य को था बहुत ही कम मिला, यानी उम्मीदवार को मंडल को केवल 13 ही मत मिले। तो इस प्रकार हुआ ये चुनाव हुआ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। यदि बात करें यहाँ पर नए राष्ट्रपति का पद संभालना, यानी एवोकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो नए चुने हुए राष्ट्रपति को पद संभालने का रस्म 20 जनवरी को बाद दोपहर को होता है। यह तिथि 20वें संशोधन के आधार पर 1933 में निश्चित की गई थी। इससे पूर्व नया राष्ट्रपति 4 मार्च को पद संभालना होता है, परंतु इसे चुनाव पद संभालने से लंबा समय पर जाता है, इसलिए संविधान में संशोधन किया गया और राष्ट्रपति पद संभालने पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दी गई शपथ ग्रहण करता है। चुनाव विधि के आयोजन यानी क्रिटिलिज्म ऑफ द इलेक्शन सिस्टम, जिस विधि के अनुसार आज अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसकी कई पक्षों ने आलोचना भी किया है, जो कुछ इस प्रकार है। तो इसमें सबसे पहली बात आता है निर्वाचन का अस्तित्व नाम मात्र, नॉमिनेट ऑफ एक्सक्लूड ऑफ द इलेक्टर। यह चुनाव शांतिपूर्वक तथा भावना से रहित वातावरण में नहीं होता है। संविधान बनाने वाले राष्ट्रपति का चुनाव मंडल बनाकर यह ही सोचा था कि जनता के प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को गुण और दोषों पर शांत मन से विचार करके इस पद के लिए किसी योग्य प्रत्याशी को चुनेंगे, परंतु आज इससे बिल्कुल ही विपरीत हो रहा है। निर्वाचन मंडल के सदस्य अपनी अपनी पार्टी के हाथों में कठपुतली बन जाते हैं, जिनका केवल यही काम है कि वे आंखें बंद करके अपने उम्मीदवार को वोट डाल दें। 1820 ईस्वी के पश्चात कभी भी किसी सदस्य ने अपनी इच्छा अनुसार वोट का प्रयोग नहीं किया, इसलिए यह चुनाव प्रणाली बिल्कुल ही अर्थ रहित हो गई है। यानी आज इसका समय में कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ कहते हैं जिसका लाठी उसी की भैंस जैसा बराबर हो गया है। इसमें प्रोफेसर वैगन ने साफ शब्दों में कहा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने वाले निर्वाचक केवल पोस्टरमैन का दर्जा रखते हैं। संयुक्त राज्य में
जनता इस संस्था को कोई महत्व नहीं देती है। अमेरिकन प्रणाली में शायद कोई अन्य संस्था है जहां औपचारिक और वास्तविक शक्ति में इतना भेद पाया गया हो। यह पद इतना शक्तिहीन है कि इसके प्राप्त करने की इच्छा किसी में नहीं पाई जाती है। यदि बात करें इसकी दूसरी पॉइंट की, तो अल्पसंख्यक पद राष्ट्रपति यानी मिनिस्ट्रीज ऑफ प्रेसिडेंट निर्वाचन मंडल में होने वाला यह दोष है कि इससे कई बार अमेरिकन मतदाताओं का जो है किसी उम्मीदवार के पक्ष में बहुमत न होने पर भी वह प्रधान बन जाता है। यह संभव है कि किसी पार्टी के उम्मीदवार का राज्य में थोड़े थोड़े बहुमत से विजय प्राप्त हो जाए और कुछ राज्यों में उसे भारी बहुमत से हार हो। तब यह संभव है कि उसकी नागरिकता के मतों के बहुमत समर्थन प्राप्त न हो, परंतु वह निर्वाचन मंडल में बहुमत ले जाएगा। उदाहरण के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार को राज्य में जो है कम से 1,61,00,000 मत मिले थे, जबकि अगर निर्वाचन मंडल के केवल जो है 25 जगह उम्मीदवारों को जो है 16 लाख मत मिले थे। इसका यह अर्थ होगा कि पहले राज्य के रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों को डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार से बहुत अधिक मत मिले, परंतु निर्वाचन मंडल ने के केवल 20 मत ही मिलते हैं। यदि चुनाव इसी ढंग से चलता रहा तो इसका अर्थ यह होगा कि रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार को जनता को अधिक मत मिलने के बावजूद भी निर्वाचन मंडल कम मत मिलेगा और यह चुनाव हार जाएगा। तो ये बहुत ही विचित्र बात यहाँ पर जो है दर्शाई जा गई है, जो कि कहते हैं आज जो है अमेरिका का जो है बिल्कुल ही राष्ट्रपति चुनाव में जो है साफ जो बहुमत नहीं मिलती है, सिर्फ वहाँ पर जो है पार्टियों की अपनी कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। यदि बात तीसरी पॉइंट की करें तो चुनाव में लोगों की कम रुचि। आजकल जो है इस चुनाव में लोगों की कम रुचि देखने को मिला है। अमेरिकन में राष्ट्रपति चुनाव में लोग अधिक रुचि नहीं रखते हैं। अनेकों मतदाता वोट डालने जाते ही नहीं हैं। ठीक है, कहते 1980 में राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ 52.3 मतदाताओं ने चुनाव में भाग लिया था। सामान्यतः 60% से भी कुछ ही मतदाता वोट डालते हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि जो राष्ट्रपति चुना जाता है उसे कुल मतदाताओं का स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि अब लोग भी इससे दूर अब भाग रहे हैं। यदि बात करें खर्चीली विधि का, एक्सक्लूसिव ऑफ मेथड, तो ये बात कोई बुराई नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव विश्व में सबसे खर्चीला है। समस्त देश राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव क्षेत्र होता है। उम्मीदवार प्रत्येक मतदाता तक पहुंचाने का प्रयत्न भी किया जाता है। चुनाव में करोड़ों डॉलर खर्च होते हैं, इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव अमीरों का खेल बनकर रह गया है। यानी गरीब व्यक्ति वहां के जो है कोई भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। आज जो है अमीरों का ये सब खेल बन गया है। छोटे राज्यों की उपेक्षा की जाती है इसमें। इग्नोरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेट। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में पदोन्नति को इसलिए भी दोषपूर्ण कहा जाता है क्योंकि इसमें छोटे राज्य का अपेक्षा की जाती है। उदाहरणतः अमेरिका के कुल 50 राज्यों में से केवल 12 राज्य में से ही निर्वाचन मंडल के जो है 538 सदस्यों में से जो है 279 सदस्य चुने जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है। इसलिए प्रत्येक जो है राजनीतिक दल जो है केवल 12 बड़े राज्य में ही निर्वाचित मंडल रहते हैं, यानी 12 बड़े राज्यों का अधिकार महत्व होता है। इसके परिणाम स्वरूप छोटे राज्य उपेक्षित रह जाते हैं। तो ये भी बहुत विचित्र बात यहाँ पर आगे आया कि छोटे राज्यों को यहाँ प्रायोरिटी नहीं देते हैं, सिर्फ 12 राज्य के सदस्यों को ही चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। बात यहाँ करें राष्ट्रपति चुनाव में सुधार की, तो कहते हैं राष्ट्रपति चुनाव में सुधार करने के कई विचार दिए गए हैं, बट कुछ हुआ नहीं है। सबसे पहले विचार यह दिया गया कि राष्ट्रपति का चुनाव सीधा मतदाताओं द्वारा किया जाए। यह प्रणाली साधारण भी है, प्रत्यक्ष भी है और लोकतंत्र के जो है नियमानुसार भी है, परंतु इस विचार का विरोध छोटे छोटे राज्यों द्वारा किया जाता है, क्योंकि यदि इस विचार को मान लिया जाए तो इसका अर्थ यह होगा कि छोटे राज्यों की महत्ता कम हो जाएगी और इस विरोधता के कारण उसकी व्यवहारिक रूप में नहीं लाया जा सकता। दूसरा सुझाव यह है कि निर्वाचन मंडल के सदस्य का चुनाव राज्य के आधार पर न होकर जिले के आधार पर होना चाहिए, परंतु इस सुझाव को भी व्यवहारिक रूप देने के कोई कठिनाई आती है, जिसके कारण यह सुझाव को भी लागू नहीं किया जा सकता। अंततः राष्ट्रपति चुनाव का जो है वर्तमान विधि से ही हुआ करेगा और इसके दोष भी इसके साथ ही चलेगा। अब बात आ जाती है कि राष्ट्रपति को पद को हटाने की विधि क्या है। तो कहते हैं अमेरिका का राष्ट्रपति निश्चित समय के लिए अर्थात 4 वर्ष के लिए जो है चुना जाता है, परंतु यदि राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग करता है, देशद्रोही है, भ्रष्टाचारी आदि बड़े अपराध करता है, तब उसको जो है महाभियोग को द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव कांग्रेस के निचले सदन में पेश किया जाता है। यदि यह सदन 2/3 बहुमत के साथ प्रस्ताव पास कर दे तो सेनेट इस पर विचार करेगी और एक न्यायालय की तरफ
द्वारा सुनवाई करेगी। राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि द्वारा अपनी ही सफाई पेश कर सकता है। यदि सीनेट में भी 2/3 बहुमत के साथ राष्ट्रपति को दोषी ठहरा दे तब राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। अभी तक केवल 2 राष्ट्रपति श्री एंड्रोस जॉनसन पर जो 1868 ईस्वी में बिल क्लिंटन ने 1998 में पर महाभियोग चलाया गया था, परंतु दोनों बार आवश्यकता बहुमत न मिल पाने के कारण महाभियोग का प्रस्ताव पास न हो सका और यह विधि बहुत कठिन है और इसलिए कोई भी राष्ट्रपति इस विधि के अनुसार नहीं हटाया गया। यानी अभी तक ऐसा कोई भी बात नहीं आई जब इस राष्ट्रपति को हटाया जा सके।